का बेसिक्स, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट जो है वो 11th क्लास में है। एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना भी पार्ट 3D का है वो सारा का सारा 12th में हम करेंगे। पूरा का पूरा पार्ट 12th में है, जितना भी जेई के रिस्पेक्ट में है, और मेन और एडवांस में जितना भी पार्ट है 3D का, वो सारा का सारा पार्ट हम 12th में करेंगे। अभी हम क्या करने वाले, अभी सिर्फ बेसिक एक आइडिया है 3D का, वो लेने वाले हैं। कई सारे पार्ट 11th में, कई सारे चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं जो मेजर पार्ट जो है वो 12th में है। यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रो दिया गया है कि किस तरीके से ये 3D क्या होती है, उनके बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं। जैसे हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो 2D ज्योमेट्री में हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक्स और वाई। उसी तरह 3D ज्योमेट्री में जो है वो हमारे पास 3 परपेंडिकुलर लाइन होंगी, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। अगर हमें 2D का आइडिया है तो जितना भी 2D के फॉर्मूले हैं इस 11th क्लास की, जो भी ये 3D ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स, वो जितना भी हमने 11th में 2D ज्योमेट्री में पढ़ा है, सपोज करिए जैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पढ़ा हुआ है, तो सब में सिर्फ जेड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला होता था d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो z एक्सिस में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो इस तरीके से बहुत इजी सा पार्ट है। वहाँ पर x और y एक्सिस 4th क्वाड्रेंट में ब्रेक करते थे, यहाँ पर 3D में क्या होगा, x, y और z एक्सिस जो है वो 8 ऑक्टेंट में ब्रेक होंगे। और फिर जैसे वहाँ पर साइन कन्वेंशन होता था 2D का, उसी तरीके से 3D का भी साइन कन्वेंशन होगा। इसमें 8 ऑक्टेंट एक्सिस बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे क्वाड्रेंट होते हैं वैसे 8 तक जो है उसमें ऑक्टेंट बनने वाले हैं। ओरिजिन वहाँ पर भी 0 0 होता था, यहाँ पर भी 0 0 ही होगा। एक्स, वाई, जेड 3 एक्सिस होंगे, वहाँ पर एक्स और वाई 2 एक्सिस होते थे, उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे। अब यहाँ पर इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो कार्टेशियन सिस्टम की अगर बात की जाए, लिख लेते हैं हेडिंग क्या है हमारी, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम तो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन सिस्टम। वहाँ पर एक्स और वाई 2 एक्सिस होते थे, यहाँ एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस हमारे पास हो जाएंगे, एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस। 3 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और इसके परपेंडिकुलर होगा जेड। अब इस परपेंडिकुलर को हम बिल्कुल स्ट्रेट तो परपेंडिकुलर दिखा नहीं सकते अपने प्लेन पेपर में, तो जेड को यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जेड एक्सिस होगा। ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये इसके ऊपर स्ट्रेट खड़ा है, ये 90 डिग्री है, और ये भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तीनों ही 90 डिग्री है। इनको, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। अब इनका जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे हमें ध्यान रखना है, तो 2D में हमें साइन कन्वेंशन पता है, 2D में साइन कन्वेंशन पता है, तो वैसे ही सेम साइन कन्वेंशन 3D में भी हो जाएगा। 2D में ऑक्टेंट होता था, तो 2D में हम क्या ले लेते थे, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट प्लस प्लस। ये माइनस एक्स एक्सिस होता तो माइनस और कॉमा वाई प्लस, ये दोनों निगेटिव होते तो माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। उसी तरह ऑक्टेंट के लिए जो रूल है वो क्या हो जाएंगे, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लिया हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए।
इसमें हम अपना क्या लिखेंगे, ये इस टाइप से बना लेते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेंट और यहाँ पर हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस के लिए, ये हो गया वाई एक्सिस के लिए, और एक तीसरा बना लेते हैं जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ, और ये हो गया एट्थ ऑक्टेंट। ठीक है, ये एक्स वाई जेड सभी के लिए बन गया। यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, और ये जेड एक्सिस के लिए। अब इनका जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे याद रखेंगे, मेन प्रॉब्लम इसी में होती है कि साइन कन्वेंशन कैसे याद रखा जाए। तो साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए मैं एक इजी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स और वाई एक्सिस के लिए, उन्हीं को पहले आप ध्यान से देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑक्टेंट का साइन कैसे बनाना है। एक्स और वाई को आप ध्यान से देखें तो पहले प्लस प्लस है तो मैंने प्लस प्लस बना दिया, फिर माइनस प्लस है, फिर माइनस माइनस है, फिर प्लस माइनस। पहले 4 ऐसे बना दिए, फिर 4 फिर रिपीट किए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये 4 रिपीट हो गए। उसके बाद जो जेड एक्सिस है उसमें 4 प्लस के बना दिए, ये 4 प्लस के हो गए और 4 जो है वो माइनस के हो गए। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेंट का साइन कन्वेंशन हो जाएगा। ये 8 ऑक्टेंट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन तो इसका यही आता है कि बताइए ये किस ऑक्टेंट में, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा बताइए ये किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देखिए, नेम द ऑक्टेंट इन विच, नेम द ऑक्टेंट in which the point lie। और पहला पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 2 - 5 - 8। सेकंड जो है वो किस में है, सेकंड का जो वैल्यू दी गई है वो -1 - 2 - 3। थर्ड में जो है वो कह रहा है 1 2 और -7। तो अब देखिए पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं। तो फर्स्ट का ऑक्टेंट का साइन कैसे पता चलेगा, ये हमें दिख रहा पहला प्लस, फिर माइनस और फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस देखना है। पहले में देखा प्लस प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में भी माइनस नहीं देखना, चौथे को देखते हैं। चौथा है प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमें तो प्लस माइनस माइनस चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले के लिए ये बन गया। तो ये किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर क्या हो गया, 2 - 5 - 8 किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, 8th ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ये 8th ऑक्टेंट में लाई करेगा। सिमिलरली सभी का देख लो, दूसरे में माइनस 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 है, तो माइनस 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 किस में दिख रहा है, तीनों में माइनस साफ साफ दिख रहा है। तीनों में माइनस किस में है, -1 -2 -3, 7th ऑक्टेंट में। तो ये 7th हो गया। 1 2 -7 प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये साफ साफ दिख रहा है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस किस में है, 5th वाले ऑक्टेंट में है। तो ये किस में हो जाएगा, 5th ऑक्टेंट। तो इस तरीके से ये बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत इजी सा पार्ट है, सीधे सीधे हमारा आंसर इसका आ जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें,
आपको याद होगा कि इसको क्या कहेंगे, जैसे ये यहाँ पर है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और जेड एक्स प्लेन है। तो कोई पॉइंट अगर एक्स वाई में लाई कर रहा है तो उसका जेड एक्सिस क्या होगा, ज़ीरो। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो यानी एक्स में गया वाई में गया तो जेड ज़ीरो, तो एक्स में गया वाई में गया तो जेड ज़ीरो। तो एक्स वाई प्लेन के लिए जेड ज़ीरो, वाई जेड प्लेन के लिए एक्स ज़ीरो और जेड एक्स प्लेन के लिए वाई ज़ीरो। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा। उसके बाद अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। कोई वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका जेड और एक्स ज़ीरो हो जाएगा। कोई जेड एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका एक्स और वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, बहुत इजी सा पार्ट होता है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कर लेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं बी के x2 y2 और z2। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो 2D में जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था उसी में z एक्सिस को और इंट्रोड्यूस कर देना है। ये ए पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1 और एक ये दूसरा पॉइंट हो गया बी जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और z2 और ये डिस्टेंस d हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, d इक्वल टू, या इसको बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट x के साथ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y के साथ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z के साथ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो x और y एक्सिस का तो हमने पढ़ा ही था, बस इसमें z एक्सिस और इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट d इक्वल टू x से x को माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, y को y से माइनस करके होल स्क्वायर और z को z से माइनस करके, z1 और z2, z को z से मतलब z1 को z2 से माइनस करना है और स्क्वायर करके ऐड कर देना है और फिर उनका अंडर रूट ले लेना है। क्योंकि अंडर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में फार्मूला हमने पढ़ा था d इक्वल टू अंडर रूट होता है और इसका प्रूफ भी हमने 2D में किया था, सेम वही 3D में भी वही बनने वाला है। एक्स वाई जेड एक्सिस में आप दो पॉइंट ले लीजिए, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था, बस इसमें जेड एक्सिस और हो जाएगा। सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाले हैं, उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप ज़रूर इनको ट्राई करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1 2 3 7 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2 और डिस्टेंस फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर है 2 अंडर रूट 14। अब इसके क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, जो आते हैं वो इस टाइप के आएंगे, या हो सकता है बहुत इजी सा पार्ट होता है, NCERT लेवल की बात कर ही रहा हूँ मैं। इसमें ही चेक करने के लिए आता है कि चेक करो कि ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किस तरीके से चेक करते थे, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो इनके लिए हमें क्या करना होता था, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था। 2D में जितने टाइप के केसेस हमने वहाँ पढ़े थे वही सारे के सारे टाइप के केसेस यहाँ रिपीट होने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। अगर कोई पॉइंट हमें चेक करना है कि वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल में हम क्या करते थे, कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम, कोई भी दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के
इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल हो जाएगा। तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। अगर कोई 4 पॉइंट दिए, स्क्वायर चेक करना है तो हम ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेते थे, वो चारों इक्वल होने चाहिए तो सिर्फ रोम्बस हो जाएगा। अगर उसके साथ डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली रेक्टेंगल का देखना है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर डायगोनल भी इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल हो जाएगा। डायगोनल एक दूसरे को, जैसे अभी के पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि अगर चार पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बल्कि 3 के दिए हैं, कह रहा है कि 4th वाले की वैल्यू बताइए आप। तो इस तरह का काम हमने 2D में किया था। क्या करते थे, पहले 2 का मिड पॉइंट निकालते थे और जो आंसर आता था वो बाकी 2 का मिड पॉइंट कर देते थे, क्योंकि दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं, सेम मिड पॉइंट पे कट करेंगे तो जो ए और सी का मिड पॉइंट डायगोनल का होगा वही बी और डी का होगा। तो इस टाइप के बहुत इजी से क्वेश्चन है, वो हम सारे के सारे पहले कर चुके हैं। कोलिनियर प्रूफ करना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली। जैसे 3 पॉइंट ए बी सी हैं, कोलिनियर प्रूफ करना है तो हमने 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाली। कोई भी 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड की इक्वल आ गया तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो क्लियर है बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं कलेक्शन यहाँ पर दे देता हूँ आपको, आप ज़रूर इनको ट्राई करें। इनको मैं कर नहीं रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, आपके ऊपर इतना विश्वास है मुझे, तो आप कर लेंगे। आर द पॉइंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 6, 9, बी के कोऑर्डिनेट है 10, 20, 30 और सी के कोऑर्डिनेट है 25, -41 और 5। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी स्क्वायर निकालेंगे, बी सी स्क्वायर निकालेंगे और सी ए स्क्वायर निकालेंगे। और कोई भी दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आंसर इसका होगा नो। ठीक है, कोई भी 2 छोटी साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के सम के इक्वल नहीं होगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर उसने कहा है कि चेक करो कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है, क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स और 2 डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। प्रूव दैट ए के कोऑर्डिनेट 0, 4, 1, बी के कोऑर्डिनेट, ये ए है 0, 4, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3, -1, सी के कोऑर्डिनेट 4, 5, 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स 2, 6, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बल्कि 10th में ही किए हुए हैं, 11th की तो बात ही छोड़ दो आपने तो ये इस तरह के क्वेश्चन 10th में किए हुए हैं। चारों साइड्स निकालनी है और 2 डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो स्क्वायर आ जाएगा ये। तो इसका आंसर है यस। उसने वैसे तो प्रूफ करने के लिए बोला है तो यस नो की तो बात ही नहीं है, ये प्रूफ ही करना है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों इक्वल दिखाने पड़ेंगे और एक डायगोनल ए सी और बी डी ये भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा पार्ट है, कर सकते हैं आप, ये आपका होमवर्क हो जाएगा जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फिर करना है प्रूव दैट द पॉइंट -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। हमें ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी 2 डिस्टेंस निकाली और 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड की इक्वल है तो वो कोलिनियर हो जाता है। तो इसमें भी प्रूफ करना है, तो ये पक्की बात है, अगर ये मान लिया हमने ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ज़रूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी, हो सकता है ए बी प्लस बी सी का सम ए सी की इक्वल हो सकता है ए बी प्लस ए सी का सम बी सी की इक्वल हो, या ए बी प्लस ए बी हो गया। अच्छा, ए बी आगे ले आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कोई भी दो डिस्टेंस हमने ए बी और ए बी ले लिया, बी सी और ए सी को ले लेते हैं। हो सकता है बी सी और ए सी का सम जो है वो ए बी की इक्वल हो जाए। इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये भी पढ़ा था हमने कोलिनियर की कंडीशन कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। इजी है, कर लेंगे ये भी। डिस्टेंस फार्मूले के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी बनने वाले हैं। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट P such that PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, ये गिवन है। वेयर A एंड B आर द पॉइंट्स थ्री, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन 10th लेवल का। P के कोऑर्डिनेट हमको बताने पड़ेंगे। P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया, कह रहा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो हमने P लेट कर लिया x y z। A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए हैं। सबकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। एक्स वाई जेड के टर्म में जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसने कहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। K जो है वो कोई एक कांस्टेंट होगा। K के बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं, K अगर इसने नहीं दिया हुआ है यहाँ लिख सकते हैं कि K जो है वो क्या है, कोई कांस्टेंट है। उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं, K के टर्म में ही आंसर आने वाला है। कर लेंगे इसको भी। लेट हमने कर लिया। P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, A के कोऑर्डिनेट हमारे सामने हैं 3, 4, 5, B के कोऑर्डिनेट भी है -1, 3, -7, P A B तीनों पता चल गए हमारे पास। वैल्यू पुट कर देनी है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। PA स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x -3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, z -5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट तो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर हो गया यहाँ पर। PB कितना हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, z+7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। बस यहाँ पर होल स्क्वायर सबका ओपन कर देना है। x स्क्वायर प्लस 9 -6x, y स्क्वायर प्लस 16 -8y, z स्क्वायर प्लस 25 -10z, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 9 -6y, z स्क्वायर प्लस 49 बल्कि प्लस हो जाएगा 7 2 जा 14z इक्वल टू 2K स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर। अब बात करते हैं x की, तो x कहाँ पर है देख लेते हैं। x कहाँ पर है, -6x और 2x, तो -4x हो जाएगा। तो लिख लिया यहाँ पे -4x। y देख लेते हैं, y 8y और 6y, -8 और -6 -14y हो जाएगा। z क्या क्या है, 10z और 14z, माइनस का 10z और प्लस का 14, तो प्लस का 4z हो गया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर तो चल ही रहा था, साथ में कांस्टेंट और ऐड करना है। तो 16 और 9 25, ये देखिए कांस्टेंट हो गया। 16 प्लस 9 25, 25 25 50, 50 और 9 59, 59 और 49, 5 और 4 90, 9 9 18, 108 और एक ये 1 109। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 109 तो माइनस आके 109। ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें?
इजी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना, सीधे आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट P the sum of whose distances, the sum of whose distances, the sum of whose distances from A 400 and B minus 400 is equal to 10, is equal to 10. Find the equation of set of the point P, the sum of whose distances from A B is equal to 10, is equal to 10, is equal to 10. तो अब हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं, XYZ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एक किसी पॉइंट P से A और B की डिस्टेंस है, उनका सम जो है वो 10 के इक्वल है। P हमने लेट कर लिया, कोऑर्डिनेट XYZ है। एक कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 400 और एक कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -400 और इन दोनों का सम PA प्लस PB इक्वल टू कितना आ रहा है? 10। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 10। तो PA प्लस PB की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो बिल्कुल इजी सा कैलकुलेशन है। PA निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। डबल अंडर रूट का केस बन गया। आपको याद होगा डबल अंडर रूट का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमें दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। पहले एक बार करते हैं, फिर एक बार दोबारा करनी पड़ती है अंडर रूट वाले टर्म को वन साइड ले जाके। तो यहाँ पर वही काम करना है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक को हम दूसरे साइड ले जाते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा। ये पूरा का पूरा a और ये पूरा का पूरा b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस जब b स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। ये आ जाएगी वैल्यू -2 इंटू ए और इंटू बी की वैल्यू फिर यही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीनों का काम तमाम हो जाएगा। 16 भी गया, देखो सबको इधर भेज देते हैं। x और x 18, 8x और 8x माइनस 16x और माइनस 100 हो जाएगा। माइनस 16x और माइनस 100, तो माइनस 16 और माइनस 100 में हमने 4 कॉमन ले लिया। पहले लिख लेता हूँ एक बार, माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20 और अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पर हमने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिविजिबल है बोथ साइड। माइनस कट हो गया तो 4 4 जा 16x प्लस 25 और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ दिस
अब क्या करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200x के बाद ये हो गया 25x² प्लस 25y² प्लस 25z² प्लस 25 4 जा 100 होता है तो 200x और प्लस 16 इंटू 25, 16 5 जा 80 और 16 2 जा 32 और 400 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 200x का भी काम तमाम हो गया। 25x² में से 16x² को माइनस किया तो 9x², 25y² 25z² और प्लस 400 माइनस 625, 400 माइनस 625 इक्वल टू 0। तो आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा 9x² 25y² 25z² माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात ये? तो डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, सेक्शन फार्मूला। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप 2D में पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें अब 3D में जेड को और इंट्रोड्यूस करा देना है, बाकी कुछ भी नया काम नहीं है। हमने पढ़ा था ना इंटरनल डिवीज़न, तो वही इंटरनल डिवीज़न यहाँ पर भी आ जाएगा। इंटरनल डिवीज़न में क्या पढ़ा था हमने, इंटरनल डिवीज़न में पढ़ा था हमने कि कोई पॉइंट P अगर है हमारे पास और वो इंटरनली A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या रिजल्ट होता था, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। दो पॉइंट होते थे हमारे पास, एक कोई पॉइंट P हो गया x1 y1, वहाँ पर xy होते थे, यहाँ पर x1 y1 z1 हो गया, और Q पॉइंट हो गया x2 y2 और z2। और यहाँ पर कोई पॉइंट जो है वो R ले लिया, और ये जो है रेशियो में m/n के रेशियो में PR और RQ का रेशियो m/n है। तो इंटरनल डिवीज़न के लिए x y z की वैल्यू हमको बतानी है। इंटरनल में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि जो रेशियो होगा अगर पॉजिटिव में आया तो इंटरनल डिवीज़न, नेगेटिव में आया तो एक्सटर्नल डिवीज़न। फार्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जैसे हमने इसको 2D में डिराइव किया था वैसे ही 3D में भी डिराइव हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1, बस z और इंट्रोड्यूस हो गया है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल डिवीज़न। दूसरी बात अगर करें एक्सटर्नल डिवीज़न की, तो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या हो जाता था, एक्सटर्नल डिवीज़न में सेम वही आ जाता था, बस नेगेटिव हो जाएगा। रेशियो जो m और n का है वो नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो कोई पॉइंट P है ये बाहर की तरफ कहीं लाई करेगा। ये जो पॉइंट P है ये बाहर की तरफ कहीं लाई करता था। अभी भी वही कहानी होती थी, P पॉइंट यहीं पर हो गया x y z या x1 y1 z1, Q पॉइंट कहीं यहाँ पर हो गया x2 y2 z2, और R पॉइंट कहीं यहाँ पर हो गया x y z। ठीक है ना, और PQ और ये m/n का रेशियो हो गया, PR और QR का जो रेशियो है वो m/n हो गया। और इंटरनल डिवीज़न में क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। तो फार्मूला x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। ठीक है, फिर इसमें आता है एक और फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, थर्ड में आ जाता है, वो भी हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला और बहुत इजी हो जाता है।
मिड पॉइंट फार्मूले में 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है, थर्ड पॉइंट जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। क्या कर देते थे, पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और हमें आर के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी एम और एन यहाँ पर क्या हो जाता था, इक्वल। तो ये भी आपको याद होगा एक्स वाई जेड, उसमें एक्स और वाई होता था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। यहाँ पर z और इंट्रोड्यूस हो गया, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। अब z और इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई टू हो जाएगा, z1 प्लस z2 होल डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गए मिड पॉइंट फार्मूला। फिर एक और आता था यहाँ पर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, फोर्थ में आता था वहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड भी वहाँ पर डिराइव करके हमने देखा था, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो हमको पता ही है, वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट हमको पता है, बस सीधे सीधे आंसर निकाल देना होता था हमको। ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ए के कोऑर्डिनेट पता, बी के कोऑर्डिनेट पता, सी के कोऑर्डिनेट पता है। ए के है x1 y1 z1, बी के है x2 y2 z2, और सी के है x3 y3 और z3। ये जो मीडियंस होती है उन्हीं का तो इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का ही इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x y और z है। तो और ये BD और DC आपस में इक्वल है, यानी कि जो D है ये मिड पॉइंट हो जाता है, और अगर मिड पॉइंट हो गया तो D के कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू और z2 प्लस z3 बाई टू। D के कोऑर्डिनेट पता, A के कोऑर्डिनेट भी पता है हमको, x1 y1 और z1, और रेशियो भी पता चल गया। AG और GD का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो ये M और N का काम करेगा। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर देते हैं, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और जैसे ही आप सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, ये x1 y1 z1 है, ये हो जाता था x2, इसको लेट कर लेते थे y2 और इसको z2, और फिर फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये M और N। फार्मूले में आप जैसी वैल्यू डालेंगे सेंट्रॉइड का फार्मूला डिराइव होके आ जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। आप चाहें तो एक को चेक कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे x का आपको दिखा रहा हूँ करके। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ये हमको याद रखना है। आया कैसे, बस एक लाइन का काम यहाँ पर बचा था आपके लिए, वो मैं कर देता हूँ। m x2, तो x2 की वैल्यू है x2 प्लस x3 बाई टू, प्लस n x1 की वैल्यू x1 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। 2 से 2 देखिए कट गया, आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई। सिमिलरली y z और सिमिलरली y और z के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात क्लियर है कि अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना होगा या मिड पॉइंट निकालना होगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड है, इसी NCERT की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है कह देंगे, पॉइंट्स दे देंगे, बहुत ईजी सा पार्ट है ये भी, खेलते खेलते हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the coordinates of the point which divide the line segment
which divide the line segment joining the point 1 minus 2 comma 3 and 3 4 minus 5 in the ratio 2:3. नंबर 1 इंटरनली और नंबर 2 क्या है, एक्सटर्नली. दो क्वेश्चन दे दिए इन्होंने एक साथ कि अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आंसर बताना है और इंटरनली डिवाइड करता है तो आंसर बताना है. बहुत इजी सा पार्ट है. ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया और ये m और n हो गया. फॉर्मूले में वैल्यू सीधे डाल देनी है. जब इंटरनली की बात होगी तो x इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, और सिमिलरली z इक्वल टू एम z2 प्लस एन z1 अपॉन m प्लस n. एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एम x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू एम y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n, और z इक्वल टू एम z2 माइनस एन z1 अपॉन m माइनस n. आंसर लिख लेते हैं. फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 9/5, 2/5 माइनस 1/5, और सेकेंड वाले पार्ट का जो आंसर है वो है -3 माइनस 14 और प्लस 19. ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये आप कर लेंगे ऐसा मेरा मानना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन पे बेस्ड. ये भी आप 10th में कर चुके हैं, सब कुछ 10th में ही हो चुका है, 11th का तो नाम ही नहीं है अभी. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which trisect. Find the coordinate of the point which trisect the line segment joining the point P के कोऑर्डिनेट है 4 2 माइनस 6 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है 10 माइनस 16 एंड 6. ये दोनों. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट. ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये भी आप कर चुके हैं. आपको याद होगा ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं. ये सारे पॉइंट्स आप पहले ही 10th में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूँ, बाकी आपको आता होगा. ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो पी क्यू, ये हमने एक पॉइंट आर ले लिया, ये एस हो गया, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. अब ये तीनों इक्वल हैं, तो जब आर के कोऑर्डिनेट हमको निकालने होंगे, तो जो रेशियो हो जाएगा पी आर और आर क्यू का रेशियो, जब हमें आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड निकालने हैं तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 2 माइनस 6, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है 10 माइनस 16 और 6. रेशियो PR और RQ का जो रेशियो है वो m/n का रेशियो है, वो कितना हो जाएगा बस ये देखना है. तो ये सिंगल पार्ट है, PR जो है वो सिंगल है, और उसका डबल जो है वो ये वाला पार्ट है. तो ये अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2. बस ये हमको ध्यान रखना है. पता चल गई होगी बात आपको सब. क्या करेंगे, ये x1 y1 z1 का काम करेगा, ये x2 y2 z2 का काम करेगा, और ये m और n का काम करेगा, और ये x y z तो दिए ही हुए हैं. फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का लगा देना है. x इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, और n z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n. तो आर के कोऑर्डिनेट मैं सीधे यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप कर लेंगे आंसर. इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जब हमने 1:2 रेशियो लिया है तो आंसर है 6 माइनस 4 और -2. सिमिलरली
जब बात s की कोऑर्डिनेट की होगी तो जब हम x को हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, चलो x को हमने अल्फा बीटा गामा लेट कर लिया, तब भी p के कोऑर्डिनेट तो यही रहेंगे 4 2 -6 और q के 10 -16 और 6। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2 और ये क्या हो गया x y और z। तब भी बस चेंज क्या होगा, जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो रेशियो है वो PS रेशियो SQ का हो जाएगा। तो अब ये m और n का जो रेशियो है वो 2:1 का हो जाएगा। जैसे वहाँ पर देखो ना, अब यहाँ पे डबल पहले आ जाएगा, पहले ये वाला पार्ट चाहिए और फिर ये सिंगल पार्ट चाहिए, तो अब डबल इधर हो गया, उधर सिंगल है, तो 2:1। ये इम्पॉर्टेंट है, बस ट्राई सेक्शन के केस में यही इम्पॉर्टेंट है और कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्राई सेक्शन के केस में 1:2 और 2:1 ही इम्पॉर्टेंट है कि कब 1:2 होगा और कब 2:1 होगा, और कुछ खास इसमें है ही नहीं। इसका आंसर जो है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो एस का आंसर है वो हो जाएगा 8 - 10 और 2। तो एक ये आंसर आ जाएगा हमारा, इसको आपको सॉल्व करना है, और एक आंसर ये लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला आपके पास है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ये आपको खुद से सॉल्व करना और कर लेंगे आप, ऐसा मेरा मानना है। कोई नई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, वो क्या बताना है, वो तो मेरी फौज डायरेक्ट अपने मन से ही सॉल्व कर लेगी, है कि नहीं फौज। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यूजिंग सेक्शन फार्मूला so that the point (2, -3, (4) -1, (2, 1) and 0, 1/3, 2 are कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, इसमें भी कोई दम नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप के केसेस आपको मिलेंगे। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एक मेथड अभी मैंने पीछे बताया कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल कर दो तो आ जाता था कोलिनियर। अब यहाँ पर कह रहा है यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, ABC ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से लेट कर लिया। ये जो A पॉइंट है 2, -3 और 4, B पॉइंट जो है वो हमने कोई यहाँ पर ले लिया -1, 2 और 1, और C पॉइंट जो है वो हमने यहाँ ले लिया 0, 1/3 और 2, और इनका रेशियो भी लेट कर लिया K रेशियो 1 का। ये अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट कहीं ले लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पहले 2 ले लो, तीसरे को अलग कर दो, बाद के 2 ले लो, तीसरे को बीच में कर दो, किसी को कहीं भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेट कर लिया, लेट C डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ AP, C divides the join of AB in the ratio K:1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालते हैं। ये हो गया x1 y1 z1, और ये हो गया x2 y2 और z2, और ये क्या है x y और z। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है mx2 + nx1 अपॉन m + n। y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है my2 + ny1 अपॉन m + n। और z की वैल्यू क्या है mz2 + nz1 अपॉन m + n। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x की वैल्यू दी हुई है 0, 0 इक्वल टू mx2, ये m है और ये n है,
के x2 की वैल्यू -1 प्लस n x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये तो x के लिए आ गया। y के लिए क्या है, 1/3 इक्वल टू my2 k इंटू y2 की वैल्यू 2 प्लस n y1 -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और z के लिए क्या हो जाएगा, z की वैल्यू दी हुई है 2 इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। पहले वाले को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये 0 का मल्टीप्लाई किया माइनस k प्लस 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई। अब k की वैल्यू 2 आने के बाद बाकी दोनों की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे k की वैल्यू 2 रख के। अगर ये k की वैल्यू 2 इन दोनों को अलग से सेटिस्फाई करती है तो फिर ये इसका आंसर श्योर हो जाएगा। और आंसर रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये जो k की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई k इन बोथ इक्वेशन। अगर ये k की वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे 1/3 इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू 2 माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1, तो ये 4 माइनस 3, देखिए 1/3 सेटिस्फाइड है। और इसी तरह ये 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन यहाँ पर 2 प्लस 1, तो 4 और 2 6/3, तो ये भी 2 आ गया, ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये अगर k की वैल्यू अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो रेशियो का जो k:1 था वो 2:1 आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर उसने कहा था कि चेक करो कि ये कोलिनियर है, तो हमने अभी k निकाला तो गिवन पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। और c जो है तो आंसर हम, ये तो आंसर नहीं हमारा आंसर, तो उसने कहा था कि चेक करो, ये तो हमने k:1 का निकाल दिया था आंसर। हम आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। एंड c जो है वो डिवाइड कर रही है, c डिवाइड्स AB इंटरनली। इंटरनली क्यों, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव आया, इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो ये इंटरनली डिवाइड कर रही है और रेशियो जो है वो 2:1 है। क्लियर। तो ये भी बहुत इजी सा केस था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कोलिनियर का केस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कभी कभी वो कह देते हैं कि जैसे यही क्वेश्चन था उसमें कह देंगे कि भाई कोई ऐसा रेशियो बताओ जिसमें YZ प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट 2 दिए जाएंगे और कह देगा YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो YZ प्लेन है तो इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, XY प्लेन है तो उसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी NCERT में आपको मिलने वाले हैं। फाइंड द रेशियो इन विच YZ plane, find the ratio in which YZ plane divides the line joining, बल्कि लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -2 4 7 एंड 3 -5 और 8। ये 2 पॉइंट है। कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है। उसने बोला है कि YZ प्लेन को कर रहा है तो YZ प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा YZ प्लेन के लिए। ये जो है वो x1 y1 z1 है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 हो गया, mx2 प्लस nx1। m रेशियो तो हमने क्या, रेशियो हम लेट कर लेते हैं, रेशियो हमने लेट कर लिया k:1 का रेशियो।
ये हमने लेट कर लिया, ये m हो गया, ये n हो गया, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n k प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2:3। तो जो हमारा आंसर है रेशियो का, उसने कहा था ना फाइंड द रेशियो, हमको फाइंड आउट करना था, तो रेशियो यही हमारा आ गया, क्योंकि रेशियो हमने क्या लेट किया था k:1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा k:1 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:3, और वो पॉजिटिव आया, तो क्या आंसर हो जाएगा इंटरनली 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? अब इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो बताओ फिर इनके कोऑर्डिनेट्स, कोई फ़ायदा नहीं है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए तो मतलब या तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो कह देगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ, बहुत इजी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और कभी कभी क्या होगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट और दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तीसरे के पूछेगा, वो भी हम कर चुके हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन जो उसमें बने थे वही सेम यहाँ पर बनने वाले हैं, कुछ नया काम नहीं है। ठीक है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ईजी है। चलिए, एक सेंट्रॉइड का अच्छा आपका इतना वो है तो मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं, सेंट्रॉइड के केसेस तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजी सा पार्ट है सेंट्रॉइड का। If the origin is the centroid of the triangle, if the origin is the centroid of the triangle, centroid of the triangle PQR with vertices, PQR with vertices, और vertices के कोऑर्डिनेट P के क्या है 2a, 2, 6, Q के क्या है -4, 3b, -10, एंड R के क्या है 8, 14, 2c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। क्या करेंगे, PQR के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट, बल्कि इसका नाम P रखा है, ये ए नहीं है, ABC ट्रायंगल नहीं है, PQR एक ट्रायंगल गिवन है, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2a, 2, 6। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 3b, -10, और R के कोऑर्डिनेट 8, 14 और 2c, और जो सेंट्रॉइड है G, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 0, 0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, एक x1, y1, z1 हो गया, ये हो गया x2, y2, z2, और ये क्या हो जाएगा x3, y3 और ये z3, और ये x, y और z, और फॉर्मूला हमारे सामने है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है 2a, x2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 3, 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, ये 2a प्लस 4 हो गया, तो a की वैल्यू 2a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू क्या आ गया, तो आंसर आ गया a इक्वल टू -2। तो सिमिलरली b और c भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, b के कोऑर्डिनेट b की वैल्यू -16/3 आएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अभी और इसका करवा देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मीडियन की लेंथ। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन जाता, कह देता कि मीडियन की लेंथ बताओ, इसको हम PQRS मान लेते, और अगर हम कह देते हैं मीडियन PS की वैल्यू बताओ, तो पहले S जो है वो मिड पॉइंट होता, पहले S के कोऑर्डिनेट आ जाते, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के PS की लेंथ आ जाती। क्यों करना, ये तो पता है हमको कैसे करेंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन और है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स दिए रहते थे, तो हाँ वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये वैसे आपने 2D में किया हुआ है बड़े मेथड से, इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है, तो अगर कभी ऑप्शनल में शॉर्टकट आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस के लिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डायरेक्ट उसका एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। मैंने उसको वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में इसका शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन हो तो फिर वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें अगर आप भूल गए तो, और अगर याद है तो अच्छी बात है, दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूँ उसको, आप ज़रूर उसको देख लेंगे। ये मिड पॉइंट के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइंड इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं इसको, अगर ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, स्कूल लेवल में आता है, तो इसमें जो है 6 इक्वेशन बनेंगी, बल्कि 9 इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि वहाँ 6 बनती थी 2D में, यहाँ पे तो 9 अननोन हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 लेट करेंगे, x2 y2 z2, x3 y3 z3, 3 अननोन, 3 3 6 और 3 9 अननोन होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशंस खूब सारी बनने वाली हैं। पहले 3 बनेंगी, x1 x2 x2 x3 और x3 x1 में, फिर y में 3 और z में 3। उन सब को सॉल्व करके फिर उन 9 इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू हमको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इनके आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप आंसर ज़रूर नोट कर लें ताकि चेक करने में आसानी होगी आपको। आंसर जो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए हैं, -3 4 -7 है, 7 2 5 है, और 3 12 और 17 है। ये 3 आंसर के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी 9 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और फिर उन 9 इक्वेशन को सॉल्व करके 9 अननोन x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि ये आएगी, ठीक है। तो ये एक आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको फिर से एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वैसे आपको याद होगा, देखिए अभी आपको याद आएगा। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 5 4 6, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 -1 3, एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 3 और 2, 4 3 2। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए meets BD in D. Find length of AD। वहाँ पर मैंने D के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, यहाँ पर हमने AD की लेंथ पूछ ली है। सेम प्रोसेस है, D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो AD की लेंथ तो ऑटोमेटिकली आने ही वाली है। डायग्राम यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ये A के कोऑर्डिनेट है 5 4 6, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 और 3, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 2। कह रहा है कि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो BD को D पॉइंट पे, BC को D पॉइंट पे मीट करता है। ये एंगुलर बाइसेक्टर का केस हो गया। अभी तक मीडियन का केस कर रहे थे तो D के कोऑर्डिनेट इजीली मिड पॉइंट से आ रहे थे, लेकिन अब ये एंगल बाइसेक्टर का केस हो गया, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगी। आपको याद होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, क्योंकि देखिए D के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो मिड पॉइंट तो है नहीं, हमारे पास x1 y1 z1 ये पता है, और x2 y2 z2 ये पता है। कहीं से अगर हमको m और n का रेशियो मिल जाए, ये m और ये n का रेशियो मिल जाए, तो फिर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो m और n का रेशियो कैसे पता चलेगा, तो इस m और n का रेशियो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताएगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार जेई ने इसका यूज़ किया हुआ है।
ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो बी डी और डी सी के रेशियो के इक्वल होगा, और यही बी डी और डी सी जो है वो हमारे एम और एन हमने रेशियो लेट किया हुआ है। तो हमें कुल मिला के ए बी की लेंथ चाहिए और ए सी की लेंथ चाहिए, निकल आएगी बड़े प्यार से। ए बी भी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 का 16, 4 और 1 5, 25, 6 माइनस 3 3 का 9, ये हो गया 50। 50 का आ जाएगा 5√2। ए बी निकल आया। अब जरा ए सी निकाल देते हैं। ए सी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ए सी में 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 16 17 18, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। तो जो रेशियो है m/n का वो आ जाएगा ए बी और ए सी का रेशियो। ए बी और ए सी का रेशियो है 5√2 रेशियो 3√2। तो √2 कट कर देते हैं, तो एम और एन का जो रेशियो हमें मिल गया 5:3। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। रेशियो पता चल चुका है, x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 भी पता है। x1 y1 z1 क्या है? ये b के कोऑर्डिनेट है। कितने हैं? 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, ये x1 y1 z1 है। और c के कोऑर्डिनेट है 4 3 2, ये x2 y2 z2 है। ये m और n पता ही चल चुके हैं, हमें x y और z और निकाल देना है। तो d के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिया? x y और z, ये हमने लेट कर लिया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 करोगे तो m की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 4 प्लस nx1 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 5 प्लस 3 8, 5 4 20, 23/8 आ जाएगा ये। सिमिलरली y भी आप निकाल लेंगे और z भी निकाल देंगे। y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z के कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। my2 5 इंटू y2 है 3, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8, 5 और 3 15 और 3 18, 18 बाई 5 इंटू 3। अच्छा ये -1 है, ओके ये -1 है ना, ये देखिए ना y1 -1, तो 5 15 माइनस 3 जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 12/8। तो ये हो गया हमारा 12/8। कट नहीं करते इसको। mz2 m5 z2 2 प्लस nz1 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, 5 और 2 10, और ये 9 19/8। डी के कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 23/8, 12/8 और 19/8। और ए के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता है 5 4 और 6, ये लिखा हुआ है ना ए के कोऑर्डिनेट 5 4 और 6। हमसे एडी की लेंथ पूछिए। एडी की लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस फार्मूला 23/8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 12/8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 19/8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया एडी स्क्वायर। तो 23 माइनस 5 8 जा 40/8 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 4 8 जा 32/8 का होल स्क्वायर, और 19 माइनस 8 6 जा 48/8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बस आपको। ये हो गया 17/8 का होल स्क्वायर और माइनस 17/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस 20/8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 8 माइनस 9, ये भी 9 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 29/8 का। बस 1/8 का स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं। 17 का 289, 20 का 400, और 29 का कितना होता है? 841। याद रखें सब आप, मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होने ही चाहिए। तो 1/8 स्क्वायर, और ये हो गया 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 4 और 1 5, 5 और 8 13, 3 1 8 और 1 9 4 13 14 15 1530। ये आ गया एडी स्क्वायर,
तो AD की लेंथ क्या आ जाएगी, √1530 डिवाइडेड बाई 8। तो बस 3D जो है वो हंसते खेलते ख़त्म हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। एक पैरेललोग्राम का केस और था, वो मैंने बता दिया कि दोनों के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करा दें और इक्वेट कर दें, तो वो भी बहुत इजी सा पार्ट है, आप कर लेंगे। तो बस इतना ही है, बाकी जितना भी पार्ट है वो मैंने बताया, शुरू में ही मैंने लेक्चर में बताया कि स्टार्टिंग का ये बेसिक आइडिया केवल आपको दिया गया, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है वो किस में मिलने वाला है आपको, वो सारा का सारा पार्ट आपको मिलेगा 12th में। अभी सिर्फ आपको ये दिखाया गया कि भाई देख लो, ये जो है 3D होती है, XYZ 3 एक्सिस होते हैं, इन्हीं को देख के आप खुश हो लो। बाकी सारा का सारा पार्ट अब जो है 3D का 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स के नाम पे इतने ही क्वेश्चंस और इतना ही सब कुछ है। ये सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए ही था, बोर्ड लेवल मतलब स्कूल लेवल, जो आपके स्कूल का पार्ट है, जो 11th में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का एक केस और है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपका वो भी ना छूटे और आप उसको भी ज़रूर कर लें। क्वेश्चन हमारा है 3 vertices of पैरेललोग्राम ABCD आर, ए के कोऑर्डिनेट है 3 - 1 2, बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 - 4, सी के कोऑर्डिनेट है -1 1 2 और डी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा पार्ट है, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा ये पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट होते हैं, वो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों का मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा, इसको हमने वो ले लिया। तो हमारे पास जो ए और सी के मिड पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये XYZ हो जाएगा ए और सी का, और हमें डी का चाहिए तो इसके हमने X4 Y4 और Z4 लेट कर लिया। ये ए के कोऑर्डिनेट 3 - 1 और 2 है, ये X1 Y1 Z1 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट 1 2 - 4 है, ये X2 Y2 Z2 हो गया। सी के कोऑर्डिनेट -1 1 2 है, तो ये X3 Y3 और Z3 हो गया। और अब हमें AC का मिड पॉइंट जो है वो निकाल देना है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, और वो हो गया O के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर, क्या हो जाएंगे, और मिड पॉइंट जो AC का डायगोनल होगा वही BD का भी डायगोनल होगा, बल्कि दोनों को डायरेक्ट सेम ही कर दो ना, क्यों लिखना, पहले इसका निकालना फिर उसका लिखना। हम इसको एक लाइन में सीधे निपटा देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं बस रीज़न मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD इज सेम, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो बस दोनों के डायगोनल के मिड पॉइंट को इक्वेट करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 - 1/2 कॉमा -1 + 1/2, 2 + 2/2 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, X4 + 1/2, Y4 + 2/2 और Z4 - 4/2। अब इनको इक्वेट कर देना है, x को x के साथ, तो जब x को x के साथ इक्वेट करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 1/3 - 1 2, 2/2, तो ये 1 = X4 + 1/2। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, X4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 = X4 + 1, तो X4 की वैल्यू 2 - 1 1, तो X4 आ गया 1। सिमिलरली जब y को इक्वेट कराओगे तो Y4 आ जाएगा -2, और Z4 जो है जब इसको इक्वेट कराओगे Z को Z के साथ, तो Z4 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं, यहीं से हमारा 11th की जितनी भी 3D है वो कंप्लीट हो गई, कुछ नया पोर्शन नहीं है इसके अलावा, बहुत इजी सा पार्ट है। बाकी जितना का पार्ट है वो सारा का सारा हम 12th में करेंगे। ओके, बाय।